व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज रितेश एंड आज आप मेरे साथ वापस आ चुके हो चैप्टर नंबर 20 सोशल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के थर्ड पार्ट को स्टडी करने के लिए। अगर आपने इसके पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दो पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो पहले वो पार्ट्स आप देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू कर लेना। अब इस वीडियो के एजेंडा की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग टेररिज्म या ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट हाउ टेररिज्म एंड रिबेलियन आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स और उसके इंडिया में कौन से इंस्टेंसेस हम लोग को देखने मिले। एंड लास्टली वी विल लुक एट कि किस तरीके से टेररिज्म ने सोशल लाइफ एज वेल एज इकोनॉमिक पैरामीटर्स में क्या क्या ईविल या नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया है। राइट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। अब टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड एज अ प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डेलिबरेट वायलेंट एक्शन। अब टेररिज्म जो है ना, ये एक सोचा समझा एक्शन है जो कुछ लोग मिलके प्लान करते हैं। किसी एक इंसान से टेररिज्म नहीं हो सकता, इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका एक एजेंडा होता है। वो लोग लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में दहशत और डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू शो द सिस्टम दैट दे आर मच मोर पावरफुल देन एनी एक्ट, एनी लॉ, एनी कंट्री। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास कितनी पावर है वो, और उस पावर को नेगोशिएट करते हैं अपने कुछ टर्म्स बनवाने के लिए या जस्ट ये दिखाने के लिए कि वो हमसे कितने ज़्यादा पावरफुल है। राइट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिसके वजह से हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो इतना खर्चा करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ टेररिज्म। उसके अलावा अगर हम लोग देखने जाए तो एट अ सोशल लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, टेररिज्म के वजह से लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। हम लोग एक डर के माहौल में जीने शुरू कर देते हैं और कंट्री के अंदर पूरी तरीके से एक अनरेस्ट आ जाता है। हम लोगों का पुलिस, आर्मी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, इन सभी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। राइट, ये माहौल किसी भी कंट्री के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे कंट्री के प्रगति, हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए एक हिंड्रेंस बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको किसी ऐसे कंट्री में भेज रहा हूँ जहाँ पे टेररिज्म है, क्या आप जाना चाहोगे? डेफिनेटली नॉट। इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे बहुत लोग आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर इस कंट्री में टेररिज्म के एक्शंस बढ़ने लगे तो वो हमारे कंट्री के प्रोग्रेस को पीछे रख देगा। कोई हमारे कंट्री में आना नहीं चाहेगा, कोई हमारे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, टेररिज्म इज कॉल्ड अ बैरियर और अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ये तो चलो इकोनॉमिक पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, लेकिन अगर एक इंसानी रूप पे भी हम लोग देखने जाए तो यार जियो और जीने दो का जो फंडा है, लिव एंड लेट लिव का जो फंडा है, ये कंप्लीटली टेररिज्म उस आइडिया को वायलेट कर देता है। कुछ लोग अपने आप को सिस्टम से ऊपर बताने के लिए ये एक्टिविटीज करते, लोगों के बीच में डर और दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। राइट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज ये चीज से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम हर जगह पे नेगेटिव ही इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। तो ये जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करने की डेफिनेटली जरूरत है। कंट्रीज को एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है जहां पे टेररिज्म के चांसेस जो है वो कम हो जाए। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक वेलफेयर, ये जो कॉन्सेप्ट्स है इसको हम लोग रिटेन कर सके। ठीक है, टेररिज्म के बारे में अगर हम लोगों ने समझ लिया है तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को समझना है वो है डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। अब रिबेलियन एंड टेररिज्म जो है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट उसका एजेंडा जो है वो थोड़ा अलग है। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक डिफरेंस के फॉर्म में जो दिया हुआ है वही चीज मैंने यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करके रखी हुई है। एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, समझते हैं और तोड़ मरोड़ के थोड़ा दिमाग में बिठाते हैं। ठीक है, बोला गया है कि रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम जबकि टेररिज्म जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ना स्कोप या पर्सपेक्टिव की बात है। जब भी रिबेलियन होता है तो रिबेलियन एक देश के पेरीमीटर में होता है, एक देश के अंदर अंदर होता है। ठीक है, जबकि टेररिज्म जो है ये हर कंट्री एक ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस करती है। सेकेंड पॉइंट बोला गया है, इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट। आज अगर रिबेलियन हो रहा है ना, तो रिबेलियन इस वजह से हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस के खिलाफ ये एक आवाज उठाने की कोशिश है, ये एक साजिश है, सो दैट लोग जो है एक तरीके का प्रोटेस्ट है जो वायलेंट बन जाता है ना। वो प्रोटेस्ट पीसफुल भी हो सकता है।
राइट। बट अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट किसी तरीके से एक वायलेंट रूप ले लेते तो वो रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग जो है या फिर वो जो लोग है जो रिबेल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से, गवर्नमेंट के किसी आइडियोलॉजी से, व्हाट यू से, दे आर नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द आइडियोलॉजीज। और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के वजह से हमारे यहाँ पे एक जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट बन जाता है, जिसको हम लोग रिबेलियन बोलते हैं। जबकि अगर टेररिज्म की बात की जाए तो टेररिज्म जो है वो तो हमारे कंट्री के खिलाफ भी हो सकता है, बाहर के एलिमेंट्स भी हमारे कंट्री में आके दहशत फैला सकते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो किया जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिबेलियन जो है वो हमारे कंट्री के अंदर की प्रॉब्लम है, अंदर का वायलेंट एक्शन है, तो सीधी सी बात है कि अंदर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो थर्ड पॉइंट बोलता है इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। लोकल पीपल ही इन रिबेलियंस का पार्ट बनते हैं, इन वायलेंट एक्शंस को सपोर्ट करते, प्रमोट करते हैं। जबकि टेररिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोकल लोग इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं और उनके लोग हमारे यहाँ पे आके दहशत फैलाते हैं, राइट। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखने जाए तो इट सेज डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन इज हिंडर्ड। ग्रामर तो भाई आपके टेक्स्ट बुक का अलग लेवल पे ही चल रहा है, राइट। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग रिबेलियन की बात करते हैं तो रिबेलियन बिकॉज एक छोटे लेवल पे होता है ना, तो छोटे लेवल पे होने के वजह से किसी एक पॉकेट का, किसी एक एरिया में डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, राइट। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो नक्सलवादी लोग होते हैं जो वेस्ट बंगाल साइड, नॉर्थ ईस्ट के तरफ जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी तकलीफ है, उन एरियाज के अंदर किसी भी तरीके की इंडस्ट्री को सेटअप करने में बहुत डर लगता है क्योंकि वो लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से ऑपरेट कर ही नहीं सकते। इसी वजह से टाटा नैनो का जो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल से सानंद गुजरात में शिफ्ट किया गया, राइट। So when we understand the purpose of rebellion, तो it is more like a state specific concept. वो पूरे के पूरे कंट्री लेवल पे या ग्लोबल लेवल के ऊपर इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता। जबकि टेररिज्म की अगर हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इज सफरिंग ड्यू टू टेररिज्म, राइट। जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि आज अगर किसी एक एरिया में टेररिज्म हो रहा है, किसी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो इंटरनेशनली उस कंट्री की इमेज जो है वो डाउन हो जाती है, लोगों का विश्वास उस कंट्री पे से उड़ जाता है, हमारे यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाता है, राइट। सो आई होप ये जो डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आया होगा। नाउ अगर हम लोग रिबेलियन के बारे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, तो नक्सलाइट्स जो है, नक्सलवादी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ये जो है ये हमारे कंट्री के अंदर रिबेलियन के लिए फेमस माने जाते हैं, सो टू से। नाउ नक्सलाइट जो है इन्होंने अपना मूवमेंट 1967 में शुरू किया था। बेसिकली दीज आर द पीपल हु बिलोंग टू द नक्सलबारी विलेज इन वेस्ट बंगाल। अब इन लोगों ने एक इंसर्जेंस प्लान किया था। इंसर्जेंस का मीनिंग ये है कि वो हमारे कंट्री की जो अथॉरिटी है, हमारी कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज हैं उनके खिलाफ है, राइट। और ये लोग इंस्पायर हुए हैं चाइनीज रिवोल्यूशन से। जिस तरीके से चाइना के अंदर उन्होंने इंसर्जेंसी, उनके लोगों ने इंसर्जेंसी प्लान की थी, उन्हीं आइडियल्स, उसी लॉजिक, उसी सेटअप को यूज करते हुए वही चीज को इंडिया में रेप्लिकेट करने की कोशिश की है नक्सलाइट्स ने, राइट। अब इसके बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन खास दिया नहीं है, बट हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी रिबेलियन अगर होता है तो उसका बेसिक एजेंडा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अगेंस्ट जाना, क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे कि नक्सलाइट्स की अगर हम लोग बात करें या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग हमारे में से ऑर्गेनाइजेशन है, रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का एक ही एजेंडा होता है। दे आर यूजिंग दिस वायलेंट फोर्स, दे आर यूजिंग दिस मिलिट्री फोर्स ओनली टू डिमांड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल जाए, उनके एरिया में जो भी रिसोर्सेज है वो उनके हो जाए, और उनको गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करने, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो उनके हित के खिलाफ है, राइट। सो आई होप ये रिबेलियन का जो फंडा है आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात करें, तो हमें कौन से एरिया में जो अलग अलग रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसके फुल फॉर्म्स शायद आपको पूछे जा सकते हैं, दैट टू विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एमसीक्यू और एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमें ये याद रखना है दैट नक्सलाइट मूवमेंट जो 1967 में शुरू हुआ था, इसके दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो है पीपल्स वॉर ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। अब यहाँ पे जो समझाने वाली चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। इंसर्जेंस या नक्सलाइट्स का जो मूवमेंट है वो किस इंटेंशन से हुआ था वो भी मैंने आपको समझा दिया।
अब बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्स हैं जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो जैसे हम लोगों ने देखा कि रिबेलियन हमारे कंट्री में किस तरीके से था, उसी तरीके से टेररिज्म हमारे कंट्री में किस तरीके से है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अब हमारे कंट्री के अंदर सबसे वॉलेटाइल जो पॉकेट है एज फार एज टेररिस्ट एक्टिविटीज आर कंसर्न इज जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस मिला और इंडिया एंड पाकिस्तान दो सेपरेट एंटिटीज बन गई। लेकिन जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से काफ़ी ज़्यादा इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस हमेशा से रहा है। एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली हैज़ बीन अ स्टेट जिसने बहुत ज़्यादा इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को या फिर इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का बर्डन झेला है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन। वहाँ पे जो सोशल लाइफ और वहाँ पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है ऑफ टेररिज्म वो पूरे इंडिया के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पड़ा है। अब 1988 ये एक साल हमारे लिए ज़रूरी होगा क्योंकि 1988 के बाद से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है कश्मीर में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब भी किसी एक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीने का तरीका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो अपने आप की ज़िंदगी बचाने के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं और जगहों पे जाके रहने की कोशिश करते हैं रेफ्यूजी की तरह। उनका घर तो कश्मीर में है बट कश्मीर में टेररिज्म हो रखा है, तो वो लोग बाहर जाएंगे कहाँ पे? तो वो रेफ्यूजीज की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। कश्मीरी पंडित्स जो वहाँ के डोमिसाइल है, जो वहाँ पे रहते थे, जो वहाँ के वासी है, वो लोग अब बाकी जगह पे जाते हैं और उन लोगों को अपनी जगह, अपना होमलैंड जो बोल सकते हैं, फिर अपनी ज़मीन, अपना घर बार सब छोड़ के रेफ्यूजीज की तरह बाहर रहने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है, राइट। अब टेररिज्म जो है जो हमारे कंट्री में हो रहा है ये सिर्फ हमारे कंट्री के लोग या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रहे हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बाकी देशों से, फॉरेन नेशन से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा से किया जा रहा है कि लोगों के बीच में डर और दहशत फैलाना। They want to create a sense of fear. They want to create instability in the country as a result of these terrorist activities. लेकिन इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है टेररिज्म को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी हैव बीन एबल टू डिफीट मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स। येस, ऑफ कोर्स, जब भी हम लोग इस तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को टैकल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे काफ़ी जवान जो है वो शहीद भी होते हैं। And we should be proud about the fact that we have won most of the terrorist wars, but any form of violence is never going to result in any positive influence. अगर आज हम लोग इस टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को भूल जाएं और अगर हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपना लें तो आई एम प्रिटी श्योर कि हमसे ज़्यादा जो आर्मी वाले लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होंगी, right? So that they don't have to sacrifice a very precious life. Now, if we look at the impacts that this terrorism leaves on our country, so we can look at it from 2 points of view. One is the social effect as well as the economic effect. अगर social effect की बात करते तो पहला पॉइंट है disintegration of nation. सिंपल सी बात है, आज हमारी कंट्री जो है वो एकजुट हो जाती है जब हमारे बीच में प्यार लगाव हो। बट जब टेररिज्म होता है, जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है तो बहुत बार ऐसा होता है ना दैट हम लोग इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को किसी एक जाति से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। एंड दैट इज़ वेयर द कंट्री स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट। हम लोग एक दूसरे में ब्लेम गेम करना शुरू कर देते कि नहीं ये इन्होंने करवाया, ये इन्होंने करवाया। एज ए रिजल्ट हमारी कंट्री जो एक साथ मिलजुल के अच्छे से रह सकते हैं वही लोग डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के बीच में डर का माहौल बन जाता है, राइट। हमारे बीच में जो ब्रदरहुड है, जो म्यूचुअल फेथ है, एक दूसरे को समझने की क्षमता जो है, एक दूसरे पे विश्वास रखने की जो क्षमता है, वो सब हम लोग गवा देते हैं। हम किसी पे विश्वास नहीं रखते। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़े होने लगते हैं, रिलीजन के मैटर पे हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हम लोग वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आज अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर बॉर्डर पे हो रही है और बॉर्डर पे अगर हम लोगों ने वो टेररिस्ट्स को लेट्स जस्ट से किसी एक एक्स कंट्री के यूनिफॉर्म में हम लोगों ने देख लिया तो हमारे बीच में, तो हमारे दिमाग में तो ये परसेप्शन बन जाएगा कि नहीं ये जो टेररिस्ट आए थे वो उस कंट्री से आए थे। एज ए रिजल्ट वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, जो लोगों की में से मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, रिसोर्सेज, ये सब बंद हो जाता है।
ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर देती है, जो किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट द नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स, बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब जब टेररिज्म होगा तब तक कंट्री जो है वो नेशनल इमरजेंसी में आ जाएगी, तब कुछ काम व्यापार कुछ नहीं होगा, राइट। ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म जो है वो इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट इस वजह से क्योंकि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है टेररिज्म के चलते, राइट। हमारे कंट्री के अंदर बिकॉज यहाँ पर टेररिस्ट के दंगे हुए हैं, कोई बाहर से आना नहीं चाहेगा हमारे कंट्री के अंदर। काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे कश्मीरी पंडित्स हमारे यहाँ रेफ्यूजीज की तरह रहने लगे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फोर्सफुली माइग्रेट कर जाएंगे किसी और जगह पे, राइट। और माइग्रेशन जो है उसके वजह से आप अपना सब कुछ, घर बार नौकरी सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपना जीवन बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आपको जाना पड़ता है। यू आर फोर्स टू मूव देयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा बजट का एक पोर्शन डिफेंस की तरफ लगाना पड़ता है, जो कि कुछ प्रोडक्टिव आउटकम दे नहीं रहा। अब मुझे बताओ कि आज अगर हम लोग इतने करोड़ों रुपए जो है वो हम लोग गोली बारूद, गन्स, वेपन्स, टैंक्स, इन सब के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं, दैट मनी कैन बी यूज टू फीड द पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री इफ दिस प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म डजंट एग्जिस्ट। तो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा एक बर्डन है, पैसे का बर्डन, डिफेंस को मेंटेन करना, राइट। एंड लास्टली अगर हम लोग देखने जाए तो एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, जब ये टेररिज्म की बात करते हैं ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है एक प्लान्ड एंड डेलिबरेट फंक्शन होती है। इन वायलेंट एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है। और ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, ये रिच पीपल, बिजनेसमैन, एफ्लुएंट फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं, उन लोगों को उनके पास से पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं प्रोटेक्शन मनी के फॉर्म में। ये सारे लोग जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चला के भी पैसा जनरेट करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसके वजह से हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो फेस करना पड़ता है, राइट। सो ऑल इन ऑल अगर हम लोग देखने जाए तो टेररिज्म की कहानी हमारे टेक्स्ट बुक में इधर तक ही थी। आई होप आपको जो चीज़ें वो समझ में आई हो। ईजी टॉपिक था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम डेफिनेटली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका एक ज्योग्राफी का एक चैप्टर बचा है, उसके बाद हमारे जो इको और जियो के पोर्शन के जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे मेरे कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री के लिए प्लीज़ गाइज मुझे फोर्स मत करो, मेरी हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है, और अगर वक्त मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, लेकिन मेरा आई थिंक चैप्टर नंबर 13 करवाने के बाद आपके तरफ का जो कमिटमेंट था वो पूरा हो जाएगा, राइट। सो इसके बाद आई विल मीट यू इन चैप्टर नंबर 13 के वीडियोज़, एंड फिर आफ्टर दैट विल वाइंड अप द सिलेबस। ओके, दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ज़्यादा लोगों को इस फैमिली का पार्ट बनाओ। थैंक यू।